तो सिलेबस तो वैसे हमें पता ही है कि इंडियन सिनेमा और आर्ट एंड कल्चर और साथ में हमारा हो जाता है सब्जेक्टिव। तो आज थोड़ा सा हम पेपर का एनालिसिस देखेंगे, पिछले कुछ सालों का पेपर का एनालिसिस देखेंगे यहाँ पर। तो ये है पेपर जो अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये अभी 2022-23 का है, 22-23 का। तो इस बार का पेपर तो अभी हमें नहीं मिला है, इससे पिछले बार का ये लास्ट टाइम का पेपर है। तो इसमें मैंने भी नहीं देखा है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक बार अच्छे से देख लूं। वैसे तो मैंने देख रखा है काफी, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, तो पॉलिटिक्स शीर्षक से नाटक सिद्धांत किसने लिखा था। अब ये थोड़ा सा क्या है कि आप ये सोच सकते हो कि ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का पूछने लगा है अब एफटीए। क्यों? क्योंकि एफटीआई की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको सबको पता है कि इंडियन सिनेमा कितना बड़ा है और बहुत ही छोटा है, ज़्यादा नहीं है। इंडियन सिनेमा की जो हिस्ट्री है वो लास्ट 100 ईयर्स की है, थोड़ा उससे आप ज़्यादा मान सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं है। 150 साल आप मान सकते हो। तो इसीलिए अब कुछ बचा नहीं है पूछने लायक, इसी वजह से वो इंटरनेशनल पे जाता है। तो इंटरनेशनल जितने भी पोएम लिखी है और जितने भी जो एरिस्टोटल, प्लूटो या कार्ल मार्क्स, ये जो राइटर्स हैं फेमस, इनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा आने वाले टाइम में। जो क्लास होगी उसकी लिस्ट है, मैंने यूपीएससी के लिए भी बनाई थी, तो आपके लिए एक लिस्ट मैं बना करके प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये तो जीके का पूछ रहा है या करंट अफेयर का है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जीके का है। आपको पता है कि हमारा जो सेंसस हुआ था, जनगणना जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो 2011 में हुई थी। अब 2011 का वो जीके है, तो वो जीके में कन्वर्ट हो गया, वो करंट अफेयर नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन आप जीके से उठा सकते हो। तो जीके के लिए जो हमारी जनगणना है, जो सेंसस 2011 का अभी तक वो चल रहा है, क्योंकि 2021 में आना था। अब कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से वो अभी तक नहीं आया है सेंसस 2021 का। हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है, तो उस वजह से ये अभी तक 2011 का ही पूछ रहे हैं। अभी अगर नया सेंसस आएगा तो फिर पिछले वाले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 2011 का सेंसस है। तो आपको ये नोट कर ही लेना है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास हो ना, तो एक चीज आप किया कीजिए कि एक पेन और एक कॉपी, जो भी चीज मैं नोट करने का बोलूँ ना, वो नोट कर ले कीजिए। जैसे कि अभी ये सेंसस नोट कर लो, 2011 का जो सेंसस है, उसके जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो आप एक बार पढ़ लेंगे ऊपर ऊपर से, तो आपको जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो वहां पर आप एक टिक करने की हालत में रहोगे, सही आंसर निकालने की हालत में रहोगे, ठीक है। तो सेंसस हमें करना है। अब इन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन दिया, ये थर्ड क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, सस्पेंडेड मेल मीन्स। अब इसमें क्या है, निलंबित भोजन का अर्थ है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये एक्टिंग का पेपर है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला एक्टिंग का पेपर है ये। तो इसमें क्या है कि ये तो थोड़ा सा आपका लॉजिकल है, दिन में एक समय का भोजन छोड़ना, देर रात या सुबह जल्दी उठना। तो ये इनके आंसर तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जितना आईक्यू लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देते हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसको हम स्किप कर देते हैं, हम चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। क्या है, शेक्सपियर के किस नाटक को विशाल भारद्वाज ने अभी तक की किसी फिल्म में रूपांतरित नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर श्योरिटी के साथ में कौन दे सकता है, जिसने इस राइटर के सारे जो बुक्स लिखी हुई है या नाटक जो लिखे हैं, उनके सारे आपको याद हों, हुए हों, जो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पता हो, तो वहां पर आप इसके आंसर निकाल सकते हो इजीली। और ये थोड़ा सा करंट, करंट नहीं, थोड़ा सा जीके में चला जाता है यहाँ पर। जीके और सिनेमा दोनों मिक्स हुआ है, क्योंकि क्या है कि विशाल भारद्वाज ने यहाँ पर उस पर फिल्म नहीं बनाई है। तो ये थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, और एफटीई बोल रहा है। कुल मिलाकर बात ये है, पिछले 2 सालों का पेपर देख करके मैं ये बता सकता हूँ कि एफटीई का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा डीप में जाइए और डीप में पढ़ने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो सिनेमा बन रहा है और इंटरनेशनल जो लिटरेचर्स हैं और जो बुक्स हैं,
वो काफ़ी फेमस होती है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारा जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो उतना महत्व नहीं देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उस चीज़ को। और खैर आजकल मूवियाँ तो काफ़ी देखते हैं हॉलीवुड की, लेकिन आप इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ते हो, इंटरनेशनल साहित्य पढ़ते हो, आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अभी जो चल रहा है वो, पुराने जो लिखे हैं वो, काफी लोगों को शौक होता है, एक हॉबी होती है लिटरेचर पढ़ने की, तो वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर भी काफी लोगों ने गलत किया था। अब ये हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। विभिन्न लघु कथाओं या लघु फिल्मों के संग्रह को कहा जाता है। इसमें दो चीज नोट कर लिया आपने, एक तो सेंसस वाला 2011 के सेंसस के जितने भी जो डेटा है उसको आपको रीड करना है, एक बार रीड कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मंथली उसको रिवाइज करते रहिए, मंथली उसको रिवाइज करते रहेंगे, एक बार पढ़ने के बाद तो वो दिमाग में रहेगा, वहां से आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सही कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से ठीक हो जाएंगे। अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी या अपने स्टेट में कोई एग्जाम होता है तो उसका भी एक एग्जाम देंगे तो वहां पर भी आपके क्वेश्चन सही होंगे, एफटीए से ही मतलब नहीं है। अब लघु फिल्मों के संग्रह को कहा जाता है, तो आप ये जिनको पता है थोड़ा सा कि विभिन्न लघु कथाओं या लघु फिल्मों के संग्रह को क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोई कमेंट में बताएगा। कमेंट कर सकते हो अगर किसी को पता हो तो। कलेक्शन ऑफ वेरियस शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट फिल्म्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, ड्रामेटोलॉजी और नॉवेल्स, और ये क्या है थर्ड वाला ऑप्शन, क्या संकलन या अलंकार या उपन्यास या नाटक, नाट्यशास्त्र, क्या कहते हैं, नाट्यशास्त्र कहते हैं ना, ड्रामेटोलॉजी, इसमें श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन नाट्यशास्त्र ही कहते हैं वैसे तो इस टाइप के थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है एफटीआई, जो आपकी पहुंच से थोड़ा सा बाहर हो, थोड़ा सा ये कि आपको सोचने पे मजबूर करे, जैसे यूपीएससी ने किया ना ट्रेंड अपना चेंज, उस टाइप से एफटीआई ने भी अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसमें देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है सबसे बड़ा महाकाव्य, पता है किसी को, तीनों में से बता सकते हो, महाभारत है ना, ठीक है, कमेंट कर, कमेंट तो मैंने ओपन रखा है ना यहाँ पर। किस बैंक के द्वारा नेत्रहीनों के लिए एटीएम शुरू किया गया था। अब इसमें है ना हमें आगे भी देखना है, तो इसमें ना ये जीके वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा एक तो लूसेंट की एक बुक आती है वो आप ले लीजिएगा, आज ही ले लीजिए, आने वाले टाइम में आप ले लीजिएगा, एक दो चार दिनों के अंदर लूसेंट की जीके की एक बुक आती है, लूसेंट जीके या जीके लूसेंट बोल देना तो शॉप वाला आपको दे देगा, कहीं पे भी जहाँ कंपटीशन एग्जाम के लिए शॉप होती है ना उस पर चले जाना, तो वहां से इस क्वेश्चन का आंसर उस बुक से मिल जाएगा आपको। अब वो उसमें क्या है कि उसमें जो जीके के सारे हैं ना वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, तो नोट कर लो, एक तो जीके लूसेंट वाली जो बुक आती है वो। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं क्या है। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो ये हमारी ऑस्कर की, अगर आपको लिस्ट अगर आप अच्छे से करके जाओगे, क्योंकि ऑस्कर की लिस्ट वैसे भी हम करते ही हैं, सही पूछे तो कोई भी छोड़कर नहीं जाता, ऑस्कर या जितने जो बड़े बड़े अवार्ड हैं वो कोई छोड़कर नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमारे माइंड से निकल जाती है चीज़ें, तो वो ऑस्कर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस हमारे आने वाले टाइम में अगर मैं कोई टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उससे काफ़ी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, टेस्ट अगर होगा तो वैसे तो जो देखते हैं टेस्ट का क्या प्लान है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। शायद टू, ओके 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 अभिषेक, ठीक है। अब इसमें तो ये ऑस्कर के लिए तो आपको जो अवार्ड्स की लिस्ट है वो देखनी है, खासकर इंटरनेशनल अवार्ड्स, हमारी इंडियन मूवीज को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं पास्ट में भी, और अभी कुछ आने वाले कुछ 2-3 साल पहले, वो करंट के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अब वो चीज़ें नहीं छोड़नी है, वो तो आप इजीली कर लोगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
जो इंडियन सिनेमा के बाहर से जो आप नॉर्मली किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है, वही चीजें मैं इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें देख लिए 1950 के दशक में शुरू हुआ नया भारतीय सिनेमा या समानांतर सिनेमा आंदोलन किससे प्रेरित था? प्रेरित था ये? किससे प्रेरित था, कोई बता सकता है? ये शायद फ्रेंच न्यू वेव से था, या फिर इंडियन न्यू ये इटालियन, या दो या चौथा, मुझे इसका आंसर अच्छे से पता था, मैंने सॉल्व भी किया था अभी कुछ टाइम पहले। तो आप थोड़ा सा इंटरनेशनल वाला सिनेमा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल सिनेमा जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें हिस्ट्री इसमें से देखने को मिलेगी, तो वहाँ से कवर कर लेंगे। तो ये एनालिसिस आप इस तरह से किसी भी पेपर का निकाल सकते हो। अब हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ कोस्टल कोस्ट लाइन, तो ये जीके जो मैंने लूसेंट वाली बुक बताई ना, उसमें से हो जाएगा। तो वो बुक आप मार्केट से खरीद लीजिए, जिस भी साल आपको एग्जाम देना है उस साल का बुक आप खरीद लीजिए। उसमें पूरा होता है, अभी तक की हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है उसमें, और पॉलिटी भी होती है। पॉलिटी के अलावा उसमें विज्ञान होता है, उस जो साइंस, कंप्यूटर उसमें होता है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप वहां से पढ़ सकते हो, जीके वहां से होता है। फिर यह क्या क्या लिखा है यहाँ पर, द कॉस्मिक कैलेंडर को लोकप्रिय बनाया। अच्छा, अब ये कॉस्मिक कैलेंडर क्या है कि ये आर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता दूं, आर्ट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपने, जो मैंने एक नितिन सिंघानिया की बुक पीडीएफ सेंड की है, उसमें एक कैलेंडर वाला ऑप्शन है, कैलेंडर वाला चैप्टर है। तो उस चैप्टर में कैलेंडर के बारे में ही दिया है, पूरी दुनिया के कैलेंडर, अलग अलग धर्मों के कैलेंडर जो होते हैं, और उसके अलावा जितने भी जो कैलेंडर होते हैं उसकी सबकी हिस्ट्री है। कई बार मैंने बोला है कि उसको स्किप कर सकते हो आप, लेकिन देखो, स्किप करने का बोल दिया, अब देखो लास्ट ईयर ही पूछ लिया था एफटीई ने। तो अब हर एक चैप्टर को, आर्ट एंड कल्चर को भी हमें लाइट नहीं लेना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। जबकि इतने टाइम से मैं कैलेंडर को इतना नोटिस नहीं किया था मैंने, तो कैलेंडर वाला भी हम करेंगे उस चैप्टर को भी, जबकि इतना टाइम से मैं भी थोड़ा इग्नोर मार रहा था। तो निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉल, कॉल आएगा, कॉल इसमें आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉल इसमें आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसकी तैयारी आप पहले से कर ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे आप, कितना जीके पढ़ेंगे, कितना जीके पढ़ेंगे आप, बहुत ज्यादा जीके हो जाता है ऐसे। तो इसमें है ना, आप जो सबका होगा वही आपका होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम एक चीज कर सकते हैं कि अ, आप जीके पढ़ोगे, डेली न्यूज में रहोगे, तो वहां से आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि इसका आंसर आप निकाल सकते हो। न्यूज़पेपर खासकर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए, तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि अभी एनर्जी पे काफ़ी बातें हो रही है। क्योंकि अभी क्या है, पेट्रोल डीजल का टाइम अब जाने वाला है, 2030 तक पूरी दुनिया ने एक मिशन लिया है कि हम 2030 तक डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बंद कर करके और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां स्टार्ट कर देंगे, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी आने वाले टाइम में पूरी दुनिया। तो ऐसे टाइम पे फिर कोयला भी बंद हो जाएगा। और ये पूरा एक इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से आया है, जो कि कल हमने जब सिलेबस देखा था ना, तो एफटीए ने वहां पर लिखा था इन्वायरमेंट, इसीलिए इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन डाला है इसमें, क्योंकि सिलेबस में है, एफटीए के सिलेबस में। अब इसमें पंचतंत्र मूल में किसके द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र मूल रूप में किसके द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, पता है किसी को? ये मैं बता दूं पहले, तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा नितिन सिंघानिया से हो जाएगा। इसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, ये शायद कालिदास इसमें था, कालिदास या विष्णु शर्मा, ऐसा कुछ था इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर तो हो ही जाएगा, वो वहाँ तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मेरा, मैं वहाँ से आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छा करवा दूंगा उससे। किस धातु को क्लिक सिल्वर भी कहा जाता है? तो ये भी थोड़ा ट्रिक वाला हो जाता है, या साइंटिफिक बोल सकते हो आप इसको, आप है ना,
न्यूज़पेपर से ही कवर होंगे। ये क्वेश्चंस आप न्यूज़पेपर से या जीके जो लूसेंट की जो जीके बुक पढ़ोगे वहां से कर सकते हो। और आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपने दुनिया देखी है, आप किसी की एज 25 हो गई है या 27 हो गई है, उसने उसकी जो हिस्ट्री रही है, उसका बैकग्राउंड रहा है, उसने इतनी पढ़ाई की है, पहले 12th में अच्छे परसेंट बनाए, 10th में अच्छे परसेंट बनाए, कॉलेज में अच्छे से ध्यान दिया है, तो उसके बैकग्राउंड पर डिपेंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि वो सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो आपके बैकग्राउंड पे काफी क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेंगे कि आप जिस हालातों में पढ़े हों, उस हालात के साथ आप वो क्वेश्चन को डील कर पाओगे। चलो ये देख लेते हैं हम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें क्या आएगा? महात्मा गांधी ने लिखी थी। महात्मा गांधी, जहां तक मुझे पता है महात्मा गांधी, अभी पेपर सॉल्व किया था मैंने, तो उसमें शायद महात्मा महात्मा गांधी ही था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है एक तरह से, आप इसको बोल नहीं सकते कि ये आर्ट एंड कल्चर या फिर और कहीं का, ये हिस्ट्री का। तो ये आप नोवेल और लिटरेचर ग्रंथ ऐसी चीजों में गांधी जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गांधी जी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं ना, उनकी कोई पॉपुलर बुक है तो वो बुक का नाम आप याद रखो। मैं यूपीएससी में मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बुक्स बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर्स और कुछ लिस्ट है, मैं 8 या 10 तरह की लिस्ट होगी ज्यादा से ज्यादा, वो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में बना करके। तो वहां से आप कर लीजिएगा, और जितने भी उन्होंने नोट्स यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना, वो आपको कहीं ना कहीं मैं पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि उसके पीडीएफ के फॉर्म में आपको ग्रुप में बाद में मिल जाए, या पर्सनल सेंड कर दूंगा जो भी आप ज्वाइन करोगे। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं क्या है। सामान्यतः गैर कथा फिल्म, क्या इसका से संबंध है रियलिटी से? आर्टिफिशियल, नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन पूछा है यहाँ पर, यह ध्यान रखना। फिक्शन नहीं पूछा है, साइंटिफिक वो फिक्शन, साइंस फिक्शन वाली, नॉन फिक्शन पूछा है। किससे आएगा इसका आंसर, कोई बताएगा? नॉन फिक्शन, हाँ रियलिटी, सही बोला। शारंग बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है। हर्षरंजन सही बोला, बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड ही आएगा। अब चलते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ ये? मेरठ से, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही बोला है आपने आंसर। और कुछ हिस्ट्री देख लेंगे हम, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है यूपीएससी में। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाने बैठूंगा ना तो 4 महीने लगेंगे आपको हिस्ट्री कंप्लीट करने में। लेकिन मैं कुछ लिस्ट दे दूंगा एग्जाम टाइम पे, या फिर अभी जब हम बीच में जब पढ़ेंगे ना अभी, तो जब हमारा जैसे इंडियन सिनेमा थोड़ा छोटा है और सिनेमा थोड़ा छोटा है, तो वह अगर खत्म हो जाएगा हमारा जल्दी, तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा। क्योंकि यूपीएससी अगर कहीं से पूछता है ना जीके और इंडियन सिनेमा, या सिनेमा और जीके को छोड़ करके, तो वो जाएगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में या करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में के लिए तो हम मैगजीन यूज कर रहे हैं और न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री में जाएगा तो हिस्ट्री में था आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से एक नॉलेज दे दूंगा। 1 हफ्ते की हम क्लास ले लेंगे उसके लिए, ठीक है? तो यहाँ से हमारा हिस्ट्री भी हो जाएगा, ऊपर ऊपर, ज्यादा नहीं, डीप में नहीं जाएंगे यूपीएससी टाइप में, ऊपर से जो आपको याद भी रहे, बिल्कुल कहानी की फॉर्म में, कहानी की फॉर्म में बता दूंगा मैं आपको स्टोरी, एक तरह से तो याद रहेगी आपको। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें सेकंड क्या है। फिल्म के लिए पटकथा लेखक द्वारा लिखित कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्क्रीन प्ले, बताएगा कोई? हाँ सही बोला, बिल्कुल ठीक। चलते हैं, ये तो नॉर्मल है यार, इतना तो आना चाहिए आपको, मुझे लगता है कि एक अगर आपकी एज हो चुकी है 22 23 साल 21 साल, तो आपको इतना तो आना चाहिए। सुपरनोवा, सुपरनोवा है
तो सुपरनोवा भाई साहब ये क्वेश्चन एक अलग ही लेवल का, अगर आप करंट अफेयर में रहोगे ना, तो ये उस साल करंट अफेयर में था ये क्वेश्चन। ये जो ये आया ना, ये करंट अफेयर में था, कुछ ना कुछ हुआ था। सुपरनोवा एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक होल या ऐसा कुछ है ये कुछ है जो न्यूज में रहता था उस टाइम पे। तो वो ये करंट अफेयर से उठाया है एफटीआई ने। तो आप देख सकते हो कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब देन हम अब चलते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करने के लिए अपने लोगों से कार्बन टैक्स लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है? क्या आएगा इसमें? थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, बताओ। 19 और जापान नहीं है, जापान नहीं है, जापान नहीं है, ये न्यूजीलैंड है इसमें। अभी मैंने बात की थी आपसे ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्लाइमेट चेंज का समझौता न्यूज में रहता है, हर वीक कोई ना कोई आर्टिकल आता रहता है द हिंदू में, या नॉर्मल न्यूज़पेपर में तो बहुत कम आता है, लेकिन द हिंदू में हफ्ते में 2 से 3 न्यूज आती है जो क्लाइमेट चेंज पर होती है, जो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्वायरमेंट आपके उसमें भी डाल रखा है एफटीआई ने। एफटीआई ने सिलेबस कल हमने देखा था, इसलिए मैंने सिलेबस बताया था कल। उसमें डाल रखा है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में क्या है कि ये क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से आया है, और इससे ऊपर वाला जो है ना, वो भी आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें चला जाता है साइंस टाइप में। तो एक क्वेश्चन तो आपको इन्वायरमेंट से मिलेगा ही मिलेगा, पिछले पास्ट ईयर्स में भी देखा है। लेकिन इतना डीप में नहीं जाता था यूपीएस, ये एफटीआई आजकल डीप में जाने लगा थोड़ा सा। बाकी ये तो लॉजिकल वाले हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टनी स्लोकी के अभिन्न पद्धति की अवधारणा है? ये बड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आप एक बार एफटीए की पूरी तैयारी कर लोगे। वहां से जब मान लो 2 से 3 महीने मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उसके बाद इतना आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है। जैसे कि अभिनय के मूल क्या हैं, अभिनय के मूल क्या है, अगर आपने नाट्य शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप रुचि रखते हो एक्टिंग में, क्योंकि ये एक्टिंग के हैं, ये एक्टिंग का क्वेश्चन पेपर है, तो ये एक्टिंग की स्पेसिफिक फील्ड से आए हैं। अगर अभी हम देखेंगे इसमें एक डायरेक्शन का पेपर, तो डायरेक्शन का अगर आप देखते हो, तो डायरेक्शन में स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आए हैं वो डायरेक्शन से रिलेटेड पूछे हैं। तो आप अपनी फील्ड का इतना नॉलेज रखिए कि अपनी फील्ड का आप से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप इजीली दे पाओ। इसलिए अगर कोई एक्टिंग से है, तो वो नाट्य शास्त्र एक बार जरूर पढ़े। उसकी पीडीएफ मेरे पास है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, हार्ड कॉपी वो ले लीजिए। गूगल पे बहुत सारा मटेरियल है नाट्य शास्त्र का। तो एक्टिंग वाले खासकर उसको एक बार पढ़िए, स्किप मत कीजिएगा उसको। तो ये हम चलते हैं डायरेक्शन वाले पेपर पे। ये हमारा डायरेक्शन वाला पेपर ये है 2021, वो 22-23 का है शायद। अभी इस बार हुआ था ना वो पेपर, अभी अपलोड नहीं हुआ, ये उससे पहले वाले का है। तो ये डायरेक्शन वाला 3 ईयर वाला, इसको देखते हैं, रुको इसको अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड इसको मैं कर देता हूँ हमारा। ठीक है, कहाँ गया हमारा, ये है, शेयर हो गया। वेट करो थोड़ा सा, शेयर हो जाने दो। टाइम लग रहा है थोड़ा सा लोड होने में, कभी कभी होता है। एक सेकंड फिर से मैं ट्राई कर देता हूँ, कभी कभी दिक्कत आती है। हो जा, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, एक सेकंड टाइम देते हैं। नहीं,
स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, नहीं हो रहा? स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक है। क्योंकि मुझे भी दिखाई देता है। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। एक सेकंड। वो ज़्यादा लोड आ गया उसमें। देखते हैं, एक सेकंड। तो बाकी आप आज है ना, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा आप, सेंसस। सेंसस देख लीजिएगा, सेंसस वैसे मैं बता दूंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे पास उसकी पूरी फुल एक पीडीएफ है। पीडीएफ है मेरे पास। अब हो जाएगा। अब हो गया? यस कर दीजिए एक बार कमेंट में। रिएक्शन दे दो, रिएक्शन का भी ऑप्शन है, थंब वाला। हाँ ठीक, ओके 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 ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पेपर है ये। हम्म। ये इस साल जो हुआ था ना, उससे पहले वाला। अब ये जो क्वेश्चन दिया ना, हिंदुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो ये है ना, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। किसका है? आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर तो नितिन सिंघानिया 1000 पेज की बुक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने 1000 पेज की जो नितिन सिंघानिया की जो बुक है, आपने उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। कहीं पे भी कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार नितिन सिंघानिया की 1000 पेज की बुक पढ़ लीजिए आप, और उसका फिर 2 से 3 बार रिवीजन लगा लीजिए साल में। खत्म। खत्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता, उससे बाहर जाता ही नहीं है। तो नितिन सिंघानिया मैंने पीडीएफ आप सभी को सेंड कर दी है। हार्ड कॉपी आप आपके जिस भी शहर में रहते हैं, आप भोपाल रहते हैं, इंदौर रहते हैं, मुंबई रहते हैं या लखनऊ रहते हैं, कहीं पे भी आप जाइएगा किसी भी अच्छी शॉप पे जहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के लिए बुक्स मिलती हैं, वहाँ पर नितिन सिंघानिया आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। जिस भी मीडियम में आपको अच्छा लगता है, उस मीडियम की आप बुक खरीद सकते हो, या पीडीएफ तो मैंने आपको सेंड कर ही दी है। अब देखिए, माओरी किस देश के मूल निवासी हैं? माओरी फिर वही हो गया कि ये थोड़ा सा इंटरनेशनल जी के आ गया। करेंगे इसके लिए, ये थोड़ा चैलेंज हमारे लिए रहेगा। मौरी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ विच, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल जीके और इंटरनेशनल सिनेमा, उस पे मुझे एक बार बहुत अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से मुझे टाइम देना पड़ेगा। मुझे खुद भी टाइम देना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। मैं खुद पढ़ूंगा तभी आप सभी को मैं पढ़ा पाऊंगा। हमेशा यही होता है, टीचर का एक काम यही होता है। अभी मैं जब से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाने लगा हूँ ना, तब से मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के मैं दूसरे को पढ़ा पाता हूँ। एक जर्नी होती है कि टीचर को हमेशा पढ़ना ही पड़ता है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग हाल ही में किस देश में मिली है? बताओ किस देश में मिली है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट में ये आर्ट एंड कल्चर में भी आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में भी आता है। आर्ट एंड कल्चर में तो इसलिए आता है क्योंकि वो पेंटिंग से रिलेटेड है, और करंट अफेयर में इसलिए आता है क्योंकि वो हाल ही में मिली है ना, इसलिए करंट अफेयर में। तो पेंटिंग और साथ में करंट हो गया, उसके साथ में ये हिस्ट्री से भी ऐड होता है। 3 सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 सब्जेक्ट को टारगेट किया है एफटीआई ने। तो ऐसा कुछ भी अगर न्यूज में रहता है, तो आप उसको नोट करके रख लीजिए। अपनी एक एफटीआई के लिए एक बुक बनाइए, एक नोट्स बनाइए, उसमें नोट करके रख लीजिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो ना, कुछ भी अगर काम की चीज़ दिखती है, हिस्ट्री से रिलेटेड या पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर में कुछ अगर डेवलपमेंट हो रही है, तो आप उसको एक नोट करके रख लीजिए। नोट्स आज ही बनाइए, एक बुक, आप एक नोटबुक ले लीजिएगा मार्केट से, और उसमें लिख सकते हो। फिर ये देखिए, एंड द शो गोज ऑन किस भारतीय फिल्म निर्माता पर बीबीसी द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री थी?
एंड द शो गोज ऑन। अब अगर आपको बीबीसी के द्वारा जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई पता हो तो इसका आंसर दे सकते हो। वैसे जो सिनेमा का फैन है या जिसको सिनेमा का शौक है उसको अधिकतर बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखी हुई होंगी, किस किसने बनाई है। वैसे इसमें जो इसका आंसर आएगा वो सत्यजीत रे है शायद। सत्यजीत रे है जहाँ तक मुझे पता है। देखते हैं, सत्यजीत रे ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये ना इंडियन सिनेमा पढ़ेंगे ना तो वहां से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये मृणाल सेन एफटीए से जुड़े हुए हैं, राज कपूर भी है, सत्यजीत रे भी और देव आनंद। ये तीनों के बाद चारों के बारे में हम इंडियन सिनेमा में पढ़ेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वे क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं आज, जो कि आपको इंडियन सिनेमा और आर्ट एंड कल्चर के अलावा पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के वो सॉल्व होंगे। वे घटना जो हमें गति का बोध कराने में सक्षम बनाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? बड़ा ही डिफिकल्ट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इथोपियन फिनोमेना। शायद मुझे लगता है इसका आंसर थर्ड आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अधिकतर जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके सबके ये क्वेश्चन इस टाइप के गलत होंगे ही होंगे। जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन इस टाइप के गलत होते ही हैं, सभी के गलत होते हैं लगभग, बहुत कम स्टूडेंट्स के इस टाइप के क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि नहीं पता होता है। वैसे उसमें शायद ऑप्शन उसमें थर्ड ही है, न्यूटन वाला ही। और आंसर उसका ये डोगरी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, अब ये जो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे ऐसा नहीं लगता कि अब यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी तब जाकर के ही ये क्वेश्चन सही होगा, तब जाकर के ही ये क्वेश्चन सही होगा। बहुत ज्यादा कभी कभी एफटी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि उसको छोड़ दें, उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखे या नहीं करके आए तो ही अच्छा है, क्योंकि माइनस मार्किंग डाल रखी है वो उन्होंने तो उसमें तो उस वाले में डाल रखी है, शायद इसमें नहीं है माइनस मार्किंग। वो तो पैटर्न तो चेंज होता रहता है, उससे मत डरिए। माइनस मार्किंग से कभी नहीं डरता, डरना चाहिए, वो सिर्फ डराने के लिए होती है। डोगरी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, मान रहा हूँ। अब क्या किसने बोला है जम्मू कश्मीर? शारंग ने बोला है, ठीक। ओके ओके ओके, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें देख लेते हैं। लेशा लाप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, इंडियन फोल्क डांस जितने भी है अलग अलग स्टेट्स के, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं कहाँ मिलेंगे। नितिन सिंघानिया की बुक निकालना, पीडीएफ मैंने जो सेंड करी है उसमें पूरी लिस्ट दे रखी है, जितने भी स्टेट्स के हैं हमारे इंडिया में सब की लिस्ट है। बिल्कुल रट्टा मार लो, याद कर लो, महीने में एक बार रिवीजन मारो, 2 महीने में एक बार रिवीजन मारो, 3 महीने में एक बार रिवीजन मारो। एफटीआई का एग्जाम आता है तब तक 5 से 6 बार रिवीजन मार लो, खत्म। उससे बाहर कुछ होना ही नहीं है। अगर फोल्क डांस पे आएगा तो आप उसका आंसर सही में दे दोगे। आने वाले टाइम में आर्ट एंड कल्चर में हम जितने फोल्क डांस है हम वो कवर कर लेंगे। ए आर का पूर्ण रूप क्या है जो मनोरंजन उद्योग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है? देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, अभिषेक शारंग रंजन, मैं बता दूं, मैं पढ़ाना सिखाता हूँ, पढ़ाने से ज्यादा पढ़ाना सिखाता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। और जब आप ये सीख जाओगे ना कि पढ़ते कैसे हैं, तो फिर आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपके लिए काम की चीजें और क्या नहीं है। इसमें दोनों चीजें आप ये भी कर सकते हो फिर कुछ टाइम के बाद कि खुद भी अपना एफटी के लिए कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, वहां से ऑडियंस लेके आओ खुद, क्योंकि होना चाहिए। मुझे लगता है कि एफटीआई के लिए इंडिया में कोचिंग्स होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 5 7 10 कोचिंग होना, तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़े और अच्छे कैंडिडेट मिले एफटीआई को, और अच्छे कैंडिडेट जाएं एफटीआई में जो एजुकेट हो अच्छे खासे, और फिल्म इंडस्ट्री में फिर वो अच्छी फिल्में भी बनाएं। क्योंकि अभी जो फिल्मों का कंटेंट है हमारा, बॉलीवुड कैसा बना रहा है आपको पता ही है, म्यूजिक वीडियोस कैसे बनते हैं। और जो पुरानी फिल्में हैं वो देखो, सत्यजीत रे के टाइम की, वो हालांकि सभी फिल्में नहीं है अच्छी उस टाइम की, लेकिन कुछ क्लासिकल सिनेमा जो कि देखने में अच्छा लगता है, उनकी तारीफें बड़ी लेवल पर होती हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे अब।
ए आर का पूर्ण रूप क्या है जो मनोरंजन उद्योग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है? क्या है? एक्चुअल रियलिटी या फिर आर्टिफिशियल रियलिज्म या इसका आंसर करंट अफेयर में मिल जाता अगर उस साल का अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो। अच्छा, नंबर फोर, ऑगमेंटेड रियलिटी। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य का की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की है? स्नैपचैट बेस्ट एग्जांपल है। ओके 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 ठीक है। ये बताना, नाइन का आंसर, ये जीके से हो जाएगा। हमारा जो लूसेंट वाली जो है ना, उससे हो जाएगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या लेना है। एक लूसेंट और 2011 का सेंसस का डेटा आपको करना है। तीसरा चीज आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। चौथी चीज आप ये देख सकते हो डेली में कुछ नया पढ़ने के लिए, वैसे मैं करवा दूंगा करंट अफेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केरल है ना, केरल। केरल है या आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु, तमिलनाडु आएगा इसमें, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ज्यादा। लिखने वाली पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वैसे इसमें गलत भी हो सकता हूँ, तमिलनाडु जहां तक मुझे पता है कोस्ट लाइन सबसे बड़ी जो है। क्या है, किसी को पता है क्या? नहीं बताया, ठीक है। लिखने वाली पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, माइका, फास्फोरस। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना जीके से कवर हो जाएंगे। जीके कैसे कवर होंगे ये सारे, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चन एफटीए ने बाहर से पूछा है। ये आदत पड़ गई है और अपनी आदत डाल लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले से तैयार रहिए। अपने आप को तैयार किया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आधे मार्क्स से 1.5 जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि आधे नंबर से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि एक ही मार्क्स पे दो लोग होते हैं। कई बार एक एसटी का होता है, एक जनरल का होता है। तो थोड़ा हल्के में मत लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। एक दो बुक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। 2 से 3 सब्जेक्ट तो हमें पैसे ही पढ़ने ही है। एक और सब्जेक्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा थोड़ा, बस। इस क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ, टाइम के साथ अपडेट रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि आजकल सब कुछ, हमें मोबाइल तो अपडेटेड चाहिए, सेकंड हैंड तो हम यूज़ करते नहीं है। तो फिर हम अपने आप को अपडेट क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए ना। मैं तो यही बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी अभी जो आ रही है, वो काफ़ी लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार विदेशी आगंतुकों द्वारा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला केंद्रीय संरक्षित टिकट वाला स्मारक कौन सा था? ये न्यूज़पेपर में जरूर रहा होगा ये 2022। और एक इंडिया ईयर बुक आती है ना, इंडिया ईयर बुक, एक सेकंड में दिखा दूंगा लास्ट में, ये इंडिया ईयर बुक कौन सी आती है, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया होगा एफटीआई ने। जिसने भी पेपर बनाया था ना, ये वाला बहुत शानदार पेपर बना, मुझे पसंद आया कि वो थोड़ा थोड़ा यूपीएससी से मैच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यूपीएससी से मैच करते हैं। और एनईएसटीएस किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये। किसके अंतर्गत आता है? ये इसका आता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही आएगा शायद इसका आंसर, जहाँ तक मुझे पता है। आप बताइएगा कमेंट में अगर आपको पता है।
देखते हैं, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? किसके साथ किया है? यूएसए। वैसे ये पूरा का पूरा है ना क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस्ड है। करंट अफेयर आपको न्यूज़पेपर तो फॉलो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मैं तो काफी टाइम से नहीं बोलता था, पहले पहले बहुत कम बोलता था, मैं किसी को बोलता ही नहीं था, बल्कि आपने भी नहीं सुना होगा पहले कि न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। लेकिन न्यूज़पेपर से अब 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पूरा साल न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 4-5 तक क्वेश्चन सही कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो फिर क्यों ना पढ़ा जाए न्यूज़पेपर, और उसके साथ आप टाइम के साथ अपडेट भी रहोगे न्यूज़पेपर से। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन है जिनकी अपनी फिल्मों में एक झलक दिखाई देती है? इंटरनेशनल सिनेमा। ठीक है, देख लेंगे ये तो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति सरकार के अध्यक्ष हैं। रिट याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दर्ज की जा सकती हैं। कौन सी? पिटिशंस। पीने का पानी जीवन के अधिकार का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति भारतीय संशोधन में उल्लेखित एक उद्देश्य है। इंटरनेशनल पीस इज एम मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है इसका आंसर? कोई बता पाएगा? ये जीके की जो करंट अफेयर की बुक है ना, आप उससे थोड़ा थोड़ा इसका नॉलेज हो जाएगा, लेकिन सही नहीं कर पाओगे इससे। ये यूपीएससी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी इस टाइप की हेडलाइंस बनाता है, इस टाइप के ही पॉइंट बनाता है यूपीएससी। कभी भी पेपर उठाकर देख लेना, किसी दिन हम डिस्कस करेंगे पेपर भी। तो इसका जो आंसर आएगा ना, बताइए किसी को अगर पता है तो, नहीं तो मैं तो फिर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ही। अच्छा, ट्राइबल। ठीक है ठीक है, उसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री के। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, इसमें पीने के पानी के अधिकार का भाग है, जीवन के अधिकार। जीवन का अधिकार इसमें बोला है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गया, मैं समझ गया। उसका आंसर सही बोला आपने। ये फर्स्ट वाला, ये उसका फर्स्ट वाला, ठीक है, समझ गया। वो नहीं है, नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। उसमें थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया वो इधर बोलने में, तो वो उतने में वो स्किप हो गया मेरा। ठीक है। हाँ, ये छोटी छोटी अगर चीजें अगर पॉइंट आउट करोगे ना, तो क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली लगा सकते हो। जैसे अब मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ के उसको भूल गया, तो जब हम एग्जाम में जब करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें ना घबराहट में, एंजाइटी हमें होती है, उस टाइम पे चीजें गलत कर देते हैं। मैंने जब 2019 में एफटीए का पेपर दिया था, मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए थे। 30 मार्क्स के थे उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स। 27 मार्क्स आए थे मेरे, 3 गलत हुए थे। वो भी इसी वजह से गलत हुए क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन पे दोबारा उनको पढ़ा नहीं, एक ही बार पढ़ के आंसर दे दिया, तो उसमें मैंने गलत कर दिया, नहीं तो उनके आंसर भी मुझे पता थे। तो ऐसी चीजें यहाँ पर भी होती है। तो ये चीजें पे थोड़ा पे ना क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, जहां तक हो पाए अपने आप को कूल काम रखो। उस टाइम पे मेरी एज भी कम थी और इतनी समझ नहीं थी मुझे, तो वहां पर मैंने काफी 3 क्वेश्चन गलत कर दिए थे। अगर इस बार देता, अब देता, मान लो 2024 में, तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन गलत करता मैं, तो 29 मार्क्स आ सकते थे मेरे। एक आध तो गलत होते ही हैं, कभी भी आप एग्जाम दो, एक आध तो क्वेश्चन गलत होते हैं। मून लाइटिंग शब्द का अर्थ क्या है? मून लाइटिंग शब्द का अर्थ, ये सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 ए एज के बारे में बताइए, क्या है?
क्या है इसका आंसर? 51 ए, कोई बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बोला सारंग जी। व्यास जी बिल्कुल सही बोला आपने। इसका आंसर फर्स्ट वाला ही है। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये पार्ट है। अंधविश्वास पे नहीं पढ़ना है हमें। बहुत सारी एक्टिविटीज अभी इंडिया में अंधविश्वास वाली होती है ना, तो हमें जो हमारी कुरीतियां हैं, उन चीजों, वो चीजें हमारे सामने आती है तो उसमें हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। विवेक का। और उसका जो आंसर है वो हमें एक तरह से सही देना है, या फिर विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है, इस टाइप का बोलता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर FIH, क्या है ये? FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023 हॉकी फाइनल किस किन देशों के बीच खेला गया था? किसके बीच खेला गया था? जर्मनी और बेल्जियम, अर्जेंटीना और नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये करंट अफेयर का वैसे क्वेश्चन है ये। तो उस साल किसका था पता नहीं, लेकिन हाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पैरालंपिक का आदर्श वाक्य है? क्या आएगा इसमें? पैरा ओलंपिक थोड़ा फॉलो कीजिए, वो अभी पैरा ओलंपिक ही है। जितने भी जो ओलंपिक्स होते रहते हैं ना, उनको फॉलो कर लीजिए, वैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बहुत कम है। क्रिकेट तो हम अच्छे से फॉलो करते ही हैं। क्रिकेट का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत कम गलत होता है, लेकिन मेरा हुआ था गलत। हाँ, वुमेन्स क्रिकेट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत कर देते हैं हम, लेकिन मेंस क्रिकेट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेंस क्रिकेट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स तो क्रिकेट के भक्त हैं एक तरह से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? कौन सा है सबसे खुशहाल देश? फिनलैंड, बिल्कुल सही बोला। हर्ष रंजन बढ़िया, काफी बढ़िया है वैसे रंजन जी का जीके। मैं दो चीज, तीन चीजें इसमें बता दूं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि दुनिया में सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है, तो एक नाम याद कर लो, मैं बता दूं। पूरी दुनिया का मैप तो देखा ही होगा ना। पूरी दुनिया के मैप में आप यूरोप में जाइए, यूरोप वाला मैप देखिए। यूरोप में भी आप जो ऊपर में है देश, ऊपर, जो ऊपर में जो देश है, जैसे कि फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, ये जो देश हैं, कंट्री हैं, वो कंट्री हमेशा टॉप पर रहते हैं, चाहे कोई भी इंडेक्स हुआ। या तो नॉर्वे रहेगा, या फिनलैंड रहेगा, या स्विट्जरलैंड रहेगा, या बेल्जियम रहेगा, या फिर स्वीडन रहेगा। वो आसपास ही है ऊपर, जस्ट ब्रिटेन के जस्ट साइड में। वर्ल्ड मैप देखना थोड़ा सा, वर्ल्ड मैप मैपिंग का भी थोड़ा से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैपिंग में भी हम अच्छे से कर लेंगे एक दिन। एक लेक्चर पूरा का पूरा मैप पे ले लेंगे, ठीक है? मैपिंग भी कर लेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। जीके जितना हो पाएगा मैं करवा पाऊंगा आपको, ठीक है? चलिए तो फिर आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। क्या है? दृश्य रचना में मुख्य रेखाओं का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? वैसे ये जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे ये देखो सेकंड वाला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोह में सहायक टोन ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र के नाम क्या हैं? तबला, सितार, तानपुरा, हारमोनिका। क्या है इसका आंसर? कोई बता पाएगा? चलो ये तो खैर हम कर ही लेंगे उसमें से। अब एक काम करते हैं, एक सेकंड। न्यूज़ न्यूज़पेपर तो फॉलो करना ही है। जीके लूसेंट का एक बुक ले लेना सभी लोग। उसके साथ में पेपर का एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो पिछले ना, पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर FTI के मिल जाएंगे। तो आपका जैसे हिस्ट्री में एक्टिंग,
तो एक्टिंग के डाउनलोड करो और सबका एक एनालिसिस निकालो। अगर आप एडिटिंग से देने वाले हैं तो एडिटिंग का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और पूरे 7 सालों का, और उनके क्वेश्चंस उठाओ, टॉपिक लिख लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपना एक एनालिसिस भी निकालोगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग कि इंडिया ईयर बुक, हाँ इंडिया ईयर बुक हमारे रह गई है। हाँ, इंडिया ईयर बुक, ये मैं बता देता हूँ कौन सी इंडिया ईयर बुक मैगजीन कौन सी आती है। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को, देखो स्क्रीन शो होती होगी आपको, ये आती है इंडिया ईयर बुक इस टाइप की। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। ये फर्स्ट वाली जो देखी थी ना वो, ये आती है इंडिया ईयर बुक 2024 वाली है ये। 2023 वाली भी आती है, 2025 वाली भी आएगी। अभी ये 2025 वाली कब आएगी, जब ये 2024 खत्म हो जाएगा, साल में एक ही आती है ये। तो ये पढ़ सकते हो आप, ये इंडिया 2024 या फिर इंडिया ईयर बुक 2024, इंडिया बुक, ये ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक सोर्स होता है ये, ठीक है। तो ये ले लेना जब भी आप मार्केट में जाओ तो। ये अभी मत लेना, ये कब लेंगे, जैसे हम अब एग्जाम देने वाले हैं 2025 में ही देंगे, 24 में तो अभी कोई एग्जाम नहीं है। तो ये दिसंबर के बाद आएगी, ये जनवरी में आ जाएगी। जनवरी में ये बुक आ जाएगी, तो जनवरी में आप ये बुक ले लीजिएगा। बाकी अभी लूसेंट का जीके ले लो। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया खरीद सकते हो आप, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगी। देन इंडियन सिनेमा तो हम पढ़ेंगे ही उससे, विकीपीडिया से मैं करवा ही दूंगा। आर्ट एंड कल्चर भी कम करवा दूंगा, लेकिन आप ले सकते हो फिर भी मार्केट से। न्यूज़पेपर डेली फॉलो करना है, ग्रुप में हम हैं जो हमारी पेड क्लास नहीं लेंगे, उनको भी ग्रुप में पीडीएफ नोट्स, वो पीडीएफ नोट्स या पीडीएफ की फॉर्म में न्यूज़पेपर तो मिलता ही है। पीडीएफ नोट्स तो उसी को मिलेंगे जो क्लास ज्वाइन करेगा हमारी। लेकिन बाकी तो मैंने दे रखे हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैंने नोट्स फ्री कर रखे हैं। वो तो नोट्स हैं, लेकिन अभी जो मैं रिसेंट में अब जो बनाऊंगा ना क्लास के लिए हमारी, वो नोट्स आपको उसी को मिलेंगे जो क्लास ज्वाइन करेगा। बाकी तो नोट्स पिछले 5 सालों से मैं फ्री दे रहा हूँ, आप सभी के पास होंगे ही होंगे। पीडीएफ वही जो नितिन सिंघानिया होती है, और बाकी जो होती है वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, टाइम नहीं है या थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें और कुछ बच रहा है क्या? मैं अब आपका कैमरा और माइक माइक ऑन कर देता हूँ, ठीक है। माइक्रोफोन आपका ऑन कर दिया, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। कोई क्वेश्चन है? अभी ये 2 से 3 क्लास अभी और ये डेमो देने वाला हूँ मैं, क्योंकि कल से हम इंडियन सिनेमा, आर्ट एंड कल्चर और सब्जेक्टिव, कल थोड़ा सा हम सब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। सब्जेक्टिव पे हम डिस्कस करेंगे कल वाला पूरा का पूरा लेक्चर एक, क्योंकि ये डेमो के लिए मुझे यूट्यूब पे भी डालना है। तो यूट्यूब पे अगर मैं डालता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पर लाइक तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मैंने माइक ऑन कर दिया है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है?